अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर खुशामदीद हमारे कैफ़े में। तीसरा रोज़ा देखते ही देखते 3 दिन भी गुजर गए और देखते ही देखते, जिसका मैं हमेशा कहती हूँ, पूरा महीना भी इसी तरीके से गुजर जाएगा। हफ्ते के दिन है, लेकिन हम आज फिर आपके साथ हैं। आयशा भी यहाँ पे है, नसीम खान भी यहाँ पे, बिजली भी काम कर रही है और कितने मेहनती लोग हैं हम। हाँ, पूरे रमज़ान आपके साथ रहेंगे, एक दिन भी आपको छोड़ेंगे नहीं और मज़े मज़े की टिप्स वगैरह भी शेयर करते रहेंगे। तीसरे दिन के रोज़ आयशा किचन में बिजी लग रही है। बिल्कुल। क्या बना रही हैं आज? अनुषे, हमने सोचा था, मैंने और शशानी जैसे कि प्लान किया था कि अंडे से हम डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे। अंडे वही हैं, आपके घरों में हमेशा होते हैं, उससे बहुत मुनफरिद चीज़ें आप बना सकते हैं। कीश का नाम आपने, कुछ लोग हैं जिन्होंने सुना होगा, कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा, लेकिन देखा ज़रूर होगा। जब आप किसी अच्छी बेकरी में जाते हैं तो एक पाए नुमा एक चीज़ होती है जिसमें अक्सर जिसकी फिलिंग में चिकन होती है, चीज़ होती है, मशरूम्स होते हैं। ओह यस, तो वो अक्सर लोग खाते हैं। और इसका फ़ायदा ये है, मैंने क्यों सोचा कि मैं इसको इस 1 से 3 की ट्रांसमिशन में आप लोगों के लिए बनाऊं कि सहरी में बड़ी अच्छी चीज़ है। रात में बना के रख ली, उसको काटा लाइक अ पिज़्ज़ा, और आपको ज़्यादा गर्म करने की भी ज़रूरत है, पहले से बनी हुई होगी। ठीक है, बड़ी आसान है और बहुत ज़्यादा आसान है। और हम इसको बनाएंगे कैसे वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने डालडा कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून यूज़ किया और उसमें मैंने सॉसेजेस को इतना पका लिया कि उनका पानी जो है वो ड्राई हो गया। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कीश में, कीश की बेस को मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है दिखाना। कीश की बेस ऐसे बनती है कि मैदा, जितना मैदा आप इस्तेमाल करेंगे उससे थोड़ी ही कम मिकदार में आप मक्खन इस्तेमाल करेंगे। कीश की बेस हमेशा पफ पेस्ट्री जैसी होती है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा मक्खन और बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है। ठीक है, अगर आप चिकनाई कम करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत कड़क हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं रहेगी, खस्ता नहीं रहेगी बेसिकली। नमक साथ में आप उसमें ऐड करेंगे और उसके बाद आप उसको रेस्ट देंगे आधे घंटे। फिर आप क्या करेंगे कि इस तरह से किसी भी बटर पेपर में, ये कीश का बेसिकली पैन होता है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी पैन में बना सकते हैं। बटर पेपर लगाया, उसमें आपने ये बेस लगाई। बेस लगाने के बाद फोक से आपने इसको पोक किया। पोक किया बिल्कुल। अच्छा, उसकी रीज़न ये होती है अनुषे कि अगर आप इसको एज इट इज़ बेक करेंगे ना तो ये फूल जाएगा। ना सिर्फ ये कि फोक से आपने इसको पोक करना है, बल्कि एक और बटर पेपर ऊपर लगा के, ये जो किडनी बीन्स इस वक्त तो हमारे पास ये उबले हुए हैं, लेकिन ये कच्चे किडनी बीन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेट के तौर पे। ठीक है, तो आप इसके ऊपर बिखरा देंगे ये, उससे क्या होगा, इस पे वजन आएगा तो ये फूलेगा नहीं। 10 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाना है, निकालना है, बटर पेपर और किडनी बीन्स हटानी है, 10 मिनट दोबारा पकाना है। उसके बाद ये सूरत हाल हो जाएगी। अब क्या करना है वो बताते हैं। अब इसका जो मिक्सचर बनाना है वो बड़ा अमेजिंग सा एक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसमें 4 अदद अंडे, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा जी, अंडों के साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन, सॉसेजेस एंड एक काम करते हैं कि जिसकी हम इतनी बात भी कर रहे हैं, डालडा कुकिंग ऑयल की, उसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं सो दैट यू आर एबल टू सी कि जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है वैसे डालडा हमारा ख्याल रखता है, और इसीलिए कहते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा। बिल्कुल सही है। यस, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये हमने चिकन सॉसेजेस काट के ऐसे ऐड कर दिए, स्टर फ्राई करके। फ्रेश मशरूम जरूर तो मैंने बात की थी मशरूम के बारे में। यस, मशरूम तो होने चाहिए इसमें। ना सिर्फ ये, बल्कि हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसको क्रीम से बनाऊंगी, उससे क्या होगा, बहुत जल्दी बन जाएगा ये। ठीक है। 3 अंडे में ऐड करूंगी इसमें, 3, 4, 5 कर सकते हैं, मुझे 3 पसंद है सिर्फ बाइंडिंग के लिए। ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, शार्प चेडर चीज़। ठीक है, स्विस चीज़ मिलती है आपको, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ही बेसिकली इस्तेमाल होती है। जितनी शार्प ये चीज़ होगी उतने ही मज़े का ये मिक्सचर तैयार होगा। ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ ये, बल्कि हम इसमें ऐड करेंगे सम पालक। नाइस। ठीक है, पालक हमने ब्लांच करके रखा हुआ है। हाँ, और इसको अच्छे से पहले चॉप करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे हमारे इस मिक्सचर में। अंडे भी इसमें बाकी हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, मज़े की चीज़ें होती हैं, एंड इट्स एक्चुअली क्वाइट हेल्दी अगर इस तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि इसमें मशरूम्स है, स्पिनच है, चीज़ है, अंडा है, बेक करते हैं इसे। तो टेक्निकली तो ये हेल्दी है। ये हाँ बिल्कुल हेल्दी है। देखो, हेल्दी और लो फैट दोनों में मैं हमेशा कहती हूँ डिफरेंस है। अगर आप एक लो फैट लो कैलोरी खाना खाना चाहते हैं तो फिर तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। दिस इज हेल्दी। पालक है, चीज़ है, अगर आप क्रीम नहीं ऐड करना चाहते कोई बात नहीं, आप इसको मिल्क से भी बना सकते हैं, ज़्यादा लाइट बनेगा। अच्छा, ब्लैक पेपर पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और सिर्फ इसमें अंडों की कमी है, तो जब मुझे बिजली जो है वो अंडे ला के देगी तो उसमें मैं अंडे ऐड करके उसके बाद मैं इस मिक्सचर को बेस पे ऐड करूंगी।
फिर इसको हम इतना बेक करेंगे अनुषे कि जब हम इसमें कोई स्टिक ऐड करें तो वो निकले बिल्कुल क्लीन, लेकिन ओवर कुक नहीं करना। तो ये काम हो जाएगा इस साइज के हिसाब से तकरीबन 15 से 20 मिनट में। हाँ, ज़बरदस्त। यस, और ये भी ज़बरदस्ती एक आपकी स्नैक बन सकती है सहरी के लिए भी और इफ्तारी के लिए भी। कीश आई थिंक बेकरीज वगैरह में तो मिल ही जाते हैं, बट अगर आप घर में बनाएं तो उसकी सॉफ्टनेस और उसकी फ्रेशनेस, उसकी इंग्रेडिएंट्स की नाइसनेस, वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रह सकती हैं। मिसेस फारूक की कॉल है मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसी हैं? मुझे गुड मॉर्निंग कहने की इतनी आदत है, लेकिन गुड आफ्टरनून क्या हाल है आपका? आपको भी गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखकर। बिल्कुल एहसास नहीं होता कि जी रमजान शुरू हो गया, हमें इतना फ्रेशनेस आ गई है हम सबके ऊपर। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो रमजान की बरकतें नसीब करे और सबको जो है वो हिम्मत कर दे। वाकई वाकई आमीन। कैसी हैं आप? कैसे चल रहे हैं आपके रोजे सारे? माशाल्लाह बहुत अच्छे। माशाल्लाह मेरे बच्चे भी रख रहे हैं और हम मतलब 4 टोटल मेंबर हैं। माशाल्लाह चारों ही रख रहे हैं। तो मुझे बताएं बस फारूक की सारी मेरे बच्चे इफ्तारी। तो ये कि आपका शो इस वक्त अभी किचन से थोड़ा सा फारिग हुई थी, तो यही मैं पूछने वाली थी आपसे। अच्छा लगा आपको देखकर। आपसे यही पूछने वाली थी कि सारी जिम्मेदारी आप ही की होती है इफ्तारी तैयार करने की घर में? जी बिल्कुल, क्योंकि घर में मैं ही होती हूँ, तो इसलिए सारी शुरू से ही मेरी जिम्मेदारी रही। शादी से पहले अम्मी के साथ, आफ्टर मैरिज खुद ही करती हूँ सारा कुछ। देखिए आप लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा। आयशा की इतनी प्यारी प्यारी रेसिपी से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि सहरी के लिए कुछ तकरीबन वेजिटेबल और मिन्स के साथ अगर कुछ ऐसी अच्छी सी आसान सी डिश जो हम सहरी से पहले शाम में प्रिपेयर करके रखते हैं, जो सहरी में आसानी के साथ हम बस गर्म करें और उसे खा लें। बस सही है, ठीक है। अभी वेजिटेबल, और मैं वेजिटेबल के हवाले से यही बात करना चाहूंगी कि हम रमजान में जो है ना वेजिटेबल्स को वो बहुत अवॉइड करते हैं, स्पेशली सैलेड्स वगैरह। तो मैं कुछ ऐसा चाहूंगी कि हमें कुछ आसान से मजे के सैलेड्स भी ऐसे हों जो हम अफ्तार में इंटेक कर सकें। और जो है अगर सहरी में भी कुछ इस तरह का हो, सहरी में क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन अफ्तार में हो सकता है। दाल के अलावा, दही बल्लों के अलावा कुछ ऐसे हो कि जो हम अफ्तार में भी यूज कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देती हूँ आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, कुछ वेजिटेबल्स के साथ भी बनना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वेजिटेबल की डिश जो आप कह रही है ना कि सहरी में उठ के बनानी ना पड़े, उसके लिए गरम करके खा ले। हाँ, बहुत अच्छी चीज। अनुषा, अगर इसमें चिकन नहीं ऐड करनी, बेशक ना करें। आपको चीज ऐड नहीं करनी, आप ना करें। आप दूध या क्रीम के साथ सारी सब्जियां, उसमें मशरूम्स हैं, उसमें पालक है, मशरूम्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते, लगता है अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी जगह आलू इस्तेमाल कर लें, आप उसमें मटर इस्तेमाल कर सकती हैं। हर वो सब्जी जो आपको पसंद है और जिसका क्रीम के साथ मजे का कॉम्बिनेशन जाएगा। एक जगह मैंने खाया था अनुषा बहुत पहले, ब्रिंजल कीश, बैंगन का कीश, और मैंने कहा कैसा होगा ये, लेकिन वो इतना मजे का था अनुषा। बिल्कुल, वाकई जबरदस्त। तो ठीक है जी, बिजली अंडे लेने कहाँ गई है? बिजली मैडम जब मुझे अंडे लाके देंगी तो फिर मैं इसमें अंडे ऐड करके फिर इसको बेक करने के लिए रखूंगी। अच्छा, मीनवाइल मैं ये ज़रूर बता दूं अनुषा कि इसमें हमने कोई नमक ऐड नहीं किया, ठीक है। जो कीश की बेस होती है उसमें बेसिकली अंडे होते हैं एज अ बेस ज़रूरी, और इसके साथ जो है वो क्रीम, पालक, हमने इसमें सॉसेजेस का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसमें पेपरोनीज ऐड कर सकते हैं। अगर कोई सहरी की अफ्तार के कोई कीमा, कोई गोश्त बचा हुआ है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अंडे से क्या होता है बेसिकली, जब आप इसमें अंडा ऐड करते हैं ना और आप इसको रख के बेक करेंगे, फिर जब आप इसको निकालेंगे तो जब आप काटेंगे तो वो एक फॉर्म बन जाएगी। अंडा बेसिकली बाइंडिंग एजेंट के तौर पे इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने इसमें पर्टिकुलर फ्लेवर के लिए इटालियन सीजनिंग ऐड की है, थाइम, रोजमेरी, ओरिगैनो, इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। आयशा की कॉल भी आ गई है। आयशा मुल्तान से, जल्दी से मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, थोड़ा सा आज डल लग रही है आवाज़। जी, रोज़ा लग रहा है आज? नहीं, आज मेरी कमर में बहुत पेन है। अल्लाह, क्या हुआ? रोज़ा रखा हुआ है लेकिन कमर में पेन है, बस अचानक से स्टार्ट हो गया। इंशाल्लाह जल्दी सही हो जाएगा। बिल्कुल जी। और आयशा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और जो है आप बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनाती हैं, बहुत अच्छा होता है आपका। रमज़ान के शो तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। थैंक यू। कोई फरमाइश? हाँ, कोई फरमाइश, कोई रिक्वेस्ट?
फरमाइश बस सारी चीजें आप बहुत अच्छी बना रही हैं। थैंक यू। ठीक है, पूरी लिस्ट तैयार कर लेंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, और साथ ही साथ अंडे ले आई हो। थैंक यू बिजली। 3 अंडे ऐड करके अलग से फेंटे इसी में, ठीक है। और अब हम ये मिक्स करके इसको बेक करने के लिए रखते हैं। मैं तो कह थी साथ ही साथ पराठे भी बना देती हैं, आए हाय स्वाद आ जाता है। इफ्तार के टाइम तक उस वैसे ठंडा हो जाना। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर देखो अंडा पराठा ना हो तो बंदे बनाओ सही हो सकता है। अंडा बन ही नहीं रहा जिस किस्म का तुम खाना चाह रही हो। एग्जैक्टली, वो तो मुझे अंदाजा है, मेरे मतलब की कोई चीज बन ही नहीं सकती। जी, रमज़ान के तीसरे दिन में बहुत सारी बातें हो रही हैं। कीश हमारा बेक होने के लिए अब आयशा ने रख दिया है, थोड़ी सी देर में तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि ये नेकी का महीना है, नेकी का महीना तो हर महीना होना चाहिए, लेकिन इस महीने पर ज़्यादा हम नेकियों पे फोकस करते हैं कि आप लोगों में, मुझ में, हम सब में ये आदत शुरू हो जाए अच्छी अच्छी चीज़ें करने की। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम अपने हेल्थ को, स्पेशली पाकिस्तान, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। बाहर एक कॉन्सेप्ट है, आप वॉक बहुत किया करें, अच्छा खाना खाया करें, न्यूट्रिशनल चीज़ें अपने अंदर, लेकिन टेलीविज़न चैनल्स में हम लोगों ने खुद मीडिया पे बैठ के इतनी बातें की हैं कि उम्मीद है कि लोग अब थोड़ा थोड़ा सीख भी गए होंगे। जान है तो जहान है, जाहिर सी बात है। सेहत से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, और ये फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं आपको कह सकती हूँ कि लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन अगर उनका सेहत उनका साथ नहीं दे रही होती तो वो एक छोटी सी चीज़ को भी इंजॉय नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जान है तो जहान है हमारा सेगमेंट है, उसको शुरू करते हैं, और फिर आयशा हमें बताएंगी कि आज किस एक फिटनेस टिप के बारे में और एक न्यूट्रिशनल चीज़ जो हो, जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, करना चाहिए अपने डाइट में, उसके बारे में थोड़ी सी बात। अच्छा, देखिए, ये जो न्यूट्रिशन टिप और न्यूट्रिशन से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे इन फिटनेस, बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि जिस भी चीज़ के बारे में आज मैं बात कर रही हूँ, विच इज़, बता दूँ, पानी क्यों पीना चाहिए, सही है, ये है हमारी न्यूट्रिशन। और उसके बाद फिर पीना कैसे चाहिए कि आप फिट रहें, ये फिर हम बताएंगे फिटनेस में, ठीक है। तो पानी की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम सिर्फ ये कहते हैं कि पानी पिए, आप ना फ्रेश हो जाएंगे, पानी पिए आपका वेट कम हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन 10 मजे की चीजें हैं जो कि मैं बताना चाहूंगी, 10 फायदे, लाइक हम तो 1-2 फायदे सोचते हैं, 10 फायदे हैं पानी पीने के। सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है पानी पीने का कि आप हाइड्रेटेड रहते हैं। हाँ बिल्कुल। और हाइड्रेटेड रहने से क्या होता है कि आप में एनर्जी रहती है ना। जब आप में एनर्जी रहेगी तो आप सारे काम शौक से कर पाएंगे, फटीग आपको फील नहीं होगी। इवन अगर आप ये सोचें कि मैं वर्जिश करना चाहता हूँ, मैं घर पे एक्टिव होना चाहता हूँ, तो भी पानी पिएंगे तो ये काम होगा। अच्छा, दूसरी चीज, प्रमोट्स वेट लॉस, बिल्कुल। अगर आप खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लें, जब आपको लग रहा है कि अभी तो मैंने खाना खाया था, 2 घंटे हुए, फिर भी भूख लग रही है, फिर पानी पी लें, तो भी जो है वो वेट लॉस बिल्कुल हो सकता है। इसके साथ साथ जो है वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पानी पीने से आपका मूड भी सही होता है, ये भी एक बड़ी अच्छी टिप है कि अगर अच्छी हो जाती है, स्किन भी अच्छी होती है, बिकॉज नरिशमेंट आपको मिलती है। अच्छा, फिटनेस टिप अब जो इससे रिलेटेड है कि ठीक है, पानी बहुत अच्छा है, मान लिया 0 कैलोरी है, लेकिन पिए कैसे। हमेशा जब आप पानी पीते हैं तो एक गलती हम ये करते हैं कि हम ये सुनते हैं कहीं से कि जी 3 गिलास पानी एकदम से पी लें, ठीक है। नहीं, देखिए, जितना आप एकदम से ज़्यादा पानी पिएंगे इफ्तार के बाद, आई नो बहुत प्यास लगती है, आपका स्टमक उतना स्ट्रेच होगा। सो आवर फिटनेस टिप नंबर 1 इज कि पानी इफ्तार से लेके सहरी तक जरूर पिए, 1-1 गिलास करके और सिप कर करके और आधा घंटा या 1 घंटे के वक्फे से पिए, ठीक है। पानी और खाने का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन, भारीपन भी आता है, ब्लोटिंग सी हो जाती है और स्टमक जो है वो आपका स्ट्रेच हो जाएगा, सही है। और इसके अलावा जो फिटनेस टिप है वो ये है कि जब भी आपको शरबत पीने का दिल चाहे और प्यास बड़ी लग रही हो, हल्का सा पहले पानी सिप करें, बहुत ठंडा नहीं, बिल्कुल रूम टेम्परेचर नहीं, हाँ, बीच में। उससे क्या होता है, फ्रेशनेस का एहसास होता है और आपकी प्यास एक्चुअली मिटती है। तो पानी लिटरली आपके लिए वो कर सकता है। पानी इज वेरी अंडर एस्टिमेटेड, क्योंकि हमें हर जगह मिल जाता है, इसलिए शायद हम पानी की इतनी बात नहीं करते हैं अनुषे, मगर सबसे सस्ती चीज़ है और सबसे अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। मुख्तलिफ जगहों का पानी होता भी मुख्तलिफ है। जो कहते हैं कि सारा पानी इक्वल होता है, ये भी गलत है। कभी हुंजा का पानी पियो, ऊपर जाके जो उनका हुंजा का पानी, वो जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, वो देखा था आपने, वो जर्मन साइंटिस्ट ने आके बकायदा हमारे हुंजा के पानी के ऊपर रिसर्च किया था। वो लोग फर्क होता है, वो न्यूट्रिएंट्स में फर्क होता है, उसके भी रहते हैं, सेहतमंद भी रहते हैं, बिल्कुल। वैसे अफ्तारी में क्या क्या खाने में होना चाहिए? मैं तो भाई समोसे पकौड़े
पकोड़े, रोल, आलू चाट, कुछ पूरी डील्स चाट। भी तो होनी चाहिए। आजकल तो हर रेस्टोरेंट में, हर कैफेज में डील्स लगी हुई हैं। हमने अभी तक कोई अच्छी मजे की ऐसी डील्स होनी जरूर चाहिए। अच्छा, हमारा फोकस ज्यादा सहरी पे भी था इस कैफे में, क्योंकि अभी हमने शुरू स्टार्ट किया तो सहरी पे मेरा और शाय का बड़ा फोकस था। लेकिन अफ्तार जो भी आप बनाएं, समोसे पकौड़े, ट्रस्ट में आप इससे ज्यादा जुल्म अपने साथ कर नहीं सकते। पूरा दिन आप खाली पेट हैं और उसके बाद जो है वो आप फ्राइड चीजें खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फ्राइड चीजें होनी चाहिए, कुछ ड्रिंक्स भी तो होनी चाहिए। चलो अगर खाना पीने पे नहीं करते तो नसीब खान। अब बिल्कुल यार, और ऊपर से मुझे मैं लस्सी हर जगह, मतलब मजे की चीजें हैं, अपनी क्लासिक रहेंगी। लेकिन वही शरबत लस्सी हर मतलब वो तो चलो ठीक है, मान लिया यार, लोगों को अच्छी लगती है, रमजान में चलती है, एक रिवाज है हमारा, ठीक है, सही है। लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत कुछ है। आई थिंक हमारा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक कह लें पावर है ये करने के लिए कैफे पे, तो हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए इफ्तार के साथ ना डिफरेंट मुख्तलिफ चीजें। स्मूदीज होती है इतनी सारी, इतनी मुख्तलिफ किस्म की स्मूदीज होती है जिसमें आप डिफरेंट फ्लेवर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो वो हम सिखाते भी हैं और लोगों को ट्राई भी करना चाहिए घर पे। कुछ चेंज होता है ना, रमजान में हम चेंज ही करना चाह रहे हैं अपनी रूटीन को, अपने सेटअप को, तो चेंज लाए ना, ड्रिंक से भी लाए, खाने के साथ भी लाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कबूल है, कबूल है। तो फिर मैं पहला दिखाऊं क्या बनाने लगा हूं आज मैं, बता दे भाई। तो आज कैफे में जो पहली चीज मैं आज बनाने लगा हूं स्मूदी, वो है मेरा भी फेवरेट है पिना कोलाडा। तो मैं थोड़ी चीजें इकट्ठी कर लूं पहले, एक छोटी सी ब्रेक ले ले बेशक, उससे मैं जरा चीजें तैयार कर लूं अपनी, उसके बाद फौरन। नसीब खान आप ही ब्रेक लेना, चलें जल्दी करें। अच्छा, फिर व्यूअर्स मुझे थोड़ी छोटी सी ब्रेक देना, मैं जरा सारा अपना चीजें इकट्ठी कर लूं, फिर जादू की मशीन को मैं जरा प्यार से बोलूं प्लीज तैयार हो जा, वापस आइए, आपको दिखाता हूं पिना कोलाडा कैसे बनाते हैं। ये है महीना बरकतों और नेमतों से है भरा। थैंक यू, आपने वेट किया, ब्रेक के बाद वापस आए। अब हम बनाएंगे स्मूदी आज का पिना कोलाडा, जो मेरा भी फेवरेट है। तो इसके लिए जो थोड़ी सी प्रेपरेशन की है मैंने, वो हम लोगों ने पाइनएप्पल लिया है, उसको चॉप पीसेस किए उसके छोटे छोटे पाइनएप्पल के, ठीक है। पिना कोलाडा में बेसिकली पाइनएप्पल जाता है, कोकोनट पाउडर जाता है। ये कोकोनट पाउडर हम लोगों ने लिया है हाफ कप, ठीक है। कोकोनट पाउडर हम लोगों ने हाफ कप डाल दिया इसके अंदर। 1 कप योगर्ट का लेना है आपने, वो भी इस जादू वाली मशीन के अंदर डाल देना है। ओए हो मजा आएगा भाई, बड़े मजे क्रीमी बनेगा। और ये मैंने तैयार की थी पाइनएप्पल जेली। आपका जो भी ब्रांड हो फेवरेट वो आप ले लें, कुछ ब्रांड जरा ज्यादा मीठे होते हैं, कुछ कम होते हैं अपने जायके के हिसाब से। तो हम इसको जेली को भी डाल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे पाइनएप्पल जेली भी डाल रहा हूं मैं और पाइनएप्पल भी डाल रहा चॉप मैंने, ये इसलिए क्योंकि इससे जरा रंग निकलेगा। रंग बड़ा जरूरी होता है यार, चीज अच्छी दिख रही है और जायके में भी होनी चाहिए। और हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे, क्योंकि इस वाली जेली में जो है थोड़ा वो मिठास कम है। काश मैं छक सकता, लेकिन क्योंकि छक नहीं सकता तो बस अब गुजारे लायक बनाना पड़ेगा। बर्फ डाली हमने इसमें और लो जी तैयार करें इस मशीन को। ठीक है, चले। तकलीफ हो रही है किसी को आज। कॉल भी आ गई हमारे पास, जायदा साहिबा है कराची से, ये कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुशेब, क्या हाल है ज़्यादा सारा? अल्लाह का शुक्र, आपको पूरी टीम को पूरे चैनल को बहुत रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। और बताइए गर्मी में रोजे कैसे गुजार रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस गुजर रहे हैं। अल्लाह मियां बेहतर करे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो 3 ही रोजे हुए हैं, बस दुआ करें अल्लाह में। शुगर पेशेंट हो मगर रोजे रख रही हूँ। नहीं जबरदस्त, 2-3 दिन और बस फिर आदत हो जाती है इंशाल्लाह। हाँ वो बिल्कुल पहला हफ्ता होता है जरा, हाँ, और फिर पता ही नहीं चलता और इतने जल्दी रमजान खत्म भी हो जाता है। और फिर देखिए कितनी गर्मी सब कुछ है मगर अल्लाह ताला हिम्मत देता है, रख रही है। और अभी आशा इतनी अच्छी बात कर रही थी पानी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना वाकई मैं तो, मेरे तो सिराने बॉटल होती है और मैं शहरी में 2 बजे उठती हूँ और मैं अपना पानी पीती ही रहती हूँ, पूरी बॉटल खत्म कर लेती हूँ। बिल्कुल सही है। तो ये इतने मतलब फ्रेश रहती हूँ, यकीन माने, ना भूख और ना प्यास। वैसे रोजे में तो महसूस होती है चीजें, इसी का नाम तो रोजा है कि भूख और प्यास को अपने ना कंट्रोल करना। बहरहाल पानी पीने से बहुत है ना। बिल्कुल। अच्छा ज़्यादा साहब, नियत भी होती है इंसान की मेरे ख्याल से कि बस मेरी नियत है तो अब कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, गर्मी हो या जो हो मैं गुजार लूंगी दिन। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, फिर निकल ही आता है, पूरा दिन गुजार ही जाता है। और जिशान इतने अच्छा बना रहे, ड्रिंक बना रहे पिना कोलाडा। नसीब खान जिशान जबरदस्त भाई, जबरदस्त। और जिशान और चीजें बताएं हमें,
और बहुत इजी है, यकीन माने कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बनाने के लिए आदमी कहे कि नहीं बहुत टाइम लगेगा। वेरी गुड जी, 2 घंटे बनाए हैं आपने, अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे। आपको भी जी, आमीन। आपको भी बहुत रमजान मुबारक। रमजान मुबारक जी, आमीन। शुक्र है यार, कोई देखता है, कोई लगता है, कोई देखता है, कोई समझता है, कोई शायद घर पे बनाता हो। ज़ीशान हो, नसीब खान हो। बस मैंने आपको बताया यार, जब मैं पहली बार कैफे आया था आपके पास, मैंने कहा था मेरे दोस्त मुझे प्यार से नसीब, हसीब, ज़ीशान, वो लोग जो भी कह दे। मैं कहता यार मुझे बुला रहे, बस ठीक है, ठीक है, कबूल है, कबूल है। ठीक है जी। एक सेगमेंट है हमारे पास, इफ्तार ऑन द गो। कल भी हमने आपको सेगमेंट का एक छोटा सा दिखाया था, बहुत खूबसूरत सी चीज़ थी। वो लोग जो इफ्तारी जो है पूरे दिन काम कर रहे होते हैं, मेहनत करते हैं, और हम लोगों की शायद उन पर इतनी नज़र नहीं डलती। तो कल भी आपने देखा था एक सेगमेंट में थे हम, किसी एक बूढ़े शख्स के साथ थे जो ऊँट चलाते हैं सीढ़ियों पे, उनके साथ बैठ के इफ्तारी की थी। और आज का सेगमेंट, और बेसिकली मकसद सारा इस सेगमेंट का यही है कि आप और मैं, हम सब मिलकर सीखें कि इफ्तारी अगर शेयर करके खाएं, मिल बांट के खाएं उन लोगों के साथ जिन लोगों की फैमिलीज उनसे दूर हैं, या जो लोग मगरिब के वक्त भी तकरीबन मेहनत ही कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उसका अजर भी हमें मिलेगा और उन लोगों का दिल भी बहुत खुश हो जाएगा। ठीक, ये बाजी हम किसके साथ आज करेंगे ये काम? आज किसके साथ हम इफ्तारी करने जा रहे हैं? आओ देख लेते हैं, दिखा देते हैं तुम्हें। बिल्कुल दिखाएं, कौन है? अफ्तार में कुछ भी ले आओ, मगर अफ्तारी में पकोड़ों की जगह कोई नहीं ले सकता। ये हैं यामीन दाऊद साहब, जो पकोड़े बनाने में 5-10 साल नहीं, तकरीबन 20 साल का तजुर्बा रखते हैं। नौकरी में तनख्वाह मिलती थी, गुजारा नहीं होता था, फिर ये हमने पकोड़े लगा लिए यहाँ। अल्लाह ताला इसमें खर्चा देता रहा, चलते रहे। एक आम आदमी के लिए आज के दौर में अखराजात पूरे करना बेहद मुश्किल है, मगर यूं ही नहीं कहते कि मेहनत में बरकत है। और अगर ईमानदारी का दामन थामे, मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत की राह पर चलते रहें, तो नतीजा दिल का इत्मीनान है। दिल का सुकून यूं आता है कि इंसान इसके अंदर हलाल कमाई खाए, हराम ना खाए, प्योर बेसन चलाए, ना सोडा मिलाए, ना आटा मिलाए, ना मैदा मिलाए। उसको अपने घर में पका के खा के देखो, इंशाल्लाह जाएगा होगा उसमें। जो हलाल में मजा है वो हराम में नहीं, और ये मिलावट करना ये सब बेकार है। ईमानदारी ही शायद ऐसा पहलू है जिसकी वजह से यामीन साहब के हाथों के बने पकौड़े लोगों को बहुत पसंद हैं। बड़े मियाँ के पकौड़े सिर्फ लोगों को ही पसंद नहीं, बल्कि वो खुद भी अपने हाथों के बने पकौड़े खाने के शौकीन हैं। मेरे को मेरे हाथ के ही पकौड़े पसंद है, मैं किसी के खाता भी नहीं जाके दुकान में। और फ्रूट चाट बहुत पसंद है, वो घर की चाट बनी होती है, वो पकौड़े खाते हैं। अफ्तार की रौनक बढ़ाने के लिए अगर आपको भी ऐसे ही पकोड़े बनाने हैं तो लीजिए, तरकीब ये रही। पहले इसको साफ तरीके से बेसन को बनाते हैं, खाली बेसन, फिर उसके बाद सब्जी काटते हैं, वो मिक्स करते हैं, फिर उसको उसके अंदर मिला के बेसन को फिर कढ़ाई में डालते हैं। ये हमारे वालिद साहब करते थे, उनसे ही सीखा ये सब काम। अफ्तार का मजा तो मिल बांट कर खाने में ही है, इसलिए आज की अफ्तारी में कुछ हिस्सा यामीन साहब ने डाला और कुछ हमने। वाह बाजी वाह, क्या बात है बाजी। वैसे मुझे भी अपना वक्त याद आ गया। हाँ। जब मैं पंजाब से कराची आई थी ना, तो ऐसे ही मेरे माँ बाप और हम लोग कर लेते, मेरा बाप भी मजदूरी करता था, वो भी इसी तरह बाज़ार जाके ना काम वाम करके और फिर पकोड़े लेके वहीं पे रोज़ा खोल लिया, खजूर से खोल लिया, पानी से खोल लिया, वो ये करता था। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ जितने मज़दूर हैं या मिस्त्री वाले हैं या जो ये जहाँ थोड़ा चनी लेके बैठे होते हैं, प्लम्बर वगैरह, ये लोग दूसरे शहरों से आके सड़क पे बैठे होते हैं और इंतज़ार करते कि हम भी इसी तरह अपने घर में रोज़ा खोल सकें। लेकिन क्या करें बच्ची, हम लोगों का ये है कि हम लोग जब काम करेंगे तो हम लोग को अफ्तारी मिलेगी, हम लोग को पैसे मिलेंगे, हम लोग अपने घर वालों को कुछ भेज सकेंगे। हम ये सोच के ना कहीं नहीं निकल सकते। तो ये बाजी, ये जो चचा जान ने ये काम किया है ना, ये बहुत अच्छा काम किया। वाकई हक हलाल की कमाई जो होती है ना, बहुत चंगी होती है और उसी में आपको अपना कमाना चाहिए। हराम में कुछ नहीं रखा हुआ। निशांत को काम कर ले, इसलिए तुझे भी एक समझा रही यार, ये मैं हलाल की काम खा रहा हूँ, नहीं यहाँ पे मजे मजे के ड्रिंक्स खुद भी बना रहा हूँ और लोगों को सिखा भी रहा हूँ कि सीखे भी, घर पे कुछ बनाए भी, करे साथ इफ्तार। जरूरी नहीं है कि साथ बैठ के इफ्तार हो,
के साथ बैठेंगे अपने फैमिली वालों का। मुझे देखो 4-5 साल हो गए मैं अपने घर वालों के साथ इफ्तार नहीं की मैंने। पहले चाइना में था और अब इधर हूँ, सारे घर वाले उधर है। हाँ। लेकिन अभी भी हम स्काइप पे बैठ जाते हैं, फोन पे पूछ लेते हैं एक दूसरे से हाल, तो दिलो दिल में पता है कि करीब है। तो उल्टा मुझे और दुख करते भाई पता नहीं मेरी फैमिली है नहीं अब। नहीं बाजी, वैसे एक बात है, दूसरे शहर में आके काम करना और अपने घर वालों से दूर रहना बड़ा दुख होता है। मैं जो है ना जब अपने घर जाती हूँ बड़ी खुश होती हूँ ईद के दिनों में ना, बस छुट्टी दे देना, पैसे बढ़ा देना। मुझे याद है कि एक साल मैं अमेरिका में थी रमज़ान के दौरान, और वहाँ पे मुझे काफ़ी उस वक्त मैं लग रहा था कि ठीक है मेरे रोज़े गुजर जाएंगे, लेकिन जब आप अकेले बैठ के किसी रेस्टोरेंट में इफ्तारी कर रहे होते हैं या खोल रहे होते हैं या कुछ चिप्स और बर्गर्स और फ्राइज़ पकड़ लेते हैं, फिर आपको लगता है कि ये क्या है, ये क्या मेरी ज़िंदगी है, रमज़ान में मुझे मेरी फैमिली के वालों के साथ ही होना चाहिए। तो ये तो है, और फैमिली से दूर रहना मुश्किल भी होता है, और वो लोग जो फैमिली से दूर रहते हैं काम कर रहे हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं इस वक्त भी जो अपने फैमिली से दूर है। वो उधर जिधर आप जिधर होते हो ना, जिस तरह भी मैं आप लोगों के साथ बना लेते हैं तो एक बन जाता है। मतलब अब आप लोगों के साथ एक डिफरेंट किस्म का मतलब तरीका है। हम लोग आप इफ्तार में बैठते हैं, इफ्तारी खोलते हैं तो हंसी मजाक एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बात कर लेते हैं। यही होता है घर पे, अम्मी अबू पूछते हैं बेटा क्या किया, कैसा किया, क्या हो रहा है। तो अच्छा है, हाँ अकेले नहीं होना चाहिए। शाज़ा की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुशे, और आप सबको तीसरा रोजा बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल, और आपकी एनर्जी तो माशाल्लाह बरकरार है। बहुत लाइन हो रही है, बहुत जबरदस्त कुछ बना सीखने को भी मिल रही है, रेसिपीज भी, ड्रिंक्स भी सीखने को मिल रही है, अच्छी बात भी सीखने को मिल रही है। अभी जो आपका सेगमेंट है कार ऑन द गो बहुत जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा था कि इन लोगों की एफर्ट्स को भी आप लोगों ने सराहा, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जो भी सेगमेंट्स आपने इंक्लूड किए शो में सब बहुत जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया। मुझे शाज़ा ये बताया कि माशाल्लाह मैं एक हदीस शरीफ आपके बिल्कुल शेयर करना चाह रही थी कि इसी हवाले से कि खुदा तुम्हारी शक्ल सूरत और मालो दौलत को नहीं देखता, तुम्हारे दिलों को देखता है। तो हमें चाहिए कि नेकी करें, इस हाथ से दें और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, शो ऑफ ना करें। हमारे दिल साफ रहेंगे और हम तकवा इख्तियार करेंगे तो यकीन करें हम आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। और हमें चाहिए कि रोजे की बरकतों को समेटें। और आप सबसे मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी, जितने भी यहाँ पे आयशा, बिजली, अनुशे एंड नसीब खान, आप सब बताइए कि आपको इफ्तार में सबसे ज्यादा जो अच्छी लगती चीज जो आप चाहते हैं कि आपके इफ्तार पर हो, क्या चीज है? सब बारी बारी बताइएगा। बस सही है, डन। थैंक यू सो मच। और आपकी एनर्जी को पहले तो उसको दाद देना चाहेंगे कि रोजे के बावजूद माशाल्लाह आपकी खुशी, एनर्जी, आवाज़ से लग रहा है कि पॉजिटिव इंसान है। मुझे चाट मुझे तो पकोड़े आलू के। अच्छा मुझे भी फ्रूट चाट ऐसे मसाले वाली जो होती है ना, जूस के साथ वाली, वो बड़े पूरा मैं प्याला खा जाता हूँ पूरा बड़ा वाला अकेले। बहुत एक्साइटिंग सी चीज़ है हमारे पास आप लोगों के लिए, लेकिन वो ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाएंगे जो बहुत यंग है लेकिन बहुत ज़बरदस्त सा काम कर रही हैं, और वो ये काम क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, और हम कैसे वॉलंटियर कर सकते हैं उनके काम के साथ, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। बट राइट आफ्टर दिस वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। ये मैंने पीना पिलाकर भी बता दिया। एंड वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि आज बहुत ही बेहतरीन और बड़ी मेहमान हमारे पास यहाँ पर आने वाली हैं हमारे कैफ़े पे। छोटी सी नेकी तो हम कहते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें किया करें, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद थोड़े से छोटे से हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी नेकियाँ करते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा बड़े काम करते हैं इस दुनिया में। और जब मैं इन लोगों से मिलती हूँ तो मैं खुद इंस्पायर होती हूँ कि माशाल्लाह अगर ये काम कर सकती हैं तो हम लोग भी कुछ ना कुछ इस सोसाइटी को बेहतर करने के लिए ज़रूर कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास हमारे कैफ़े में बड़ी सी नेकी करने वाली माहिन बलोच साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रमज़ान मुबारक पहले तो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कैफ़े आने का। माहिन का अपना स्कूल है लियारी में, बच्चों को पढ़ाती हैं और उन्होंने अपना पूरा एक स्कूल खोल लिया है। माहिन तुम खुद इतनी छोटी सी हो तो तुमने ये कैसे शुरू किया काम सारा? क्योंकि जब मैं मैट्रिक में थी तो तब से मेरे इलाके में मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे। मैं बाबा से ये चीज़ें डिस्कस करती थी तो बाबा मुझे उस वक्त कहते थे कि हम क्यों आप जो चीज़ें पढ़ रही वो आप शेयर करती जाएं। तो 4 बच्चों से मैंने स्टार्ट किया जब मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए, तो अब मेरे पास 100 बच्चे हो गए। 100 बच्चे हो गए माशाल्लाह। और टीचर्स कितने? टीचर्स मैं हूँ, मेरी बड़ी बहन पढ़ाती है, कभी कभी बाबा भी क्लास दे देते हैं, छोटी सिस्टर, मतलब टीचर
तो है ही नहीं, मैं और मेरी सिस्टर, मतलब हमारी पूरी फैमिली ये काम कर रही है 4 सालों से। और कुछ बच्चे तैयार हो जाते हैं तो हम उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं। इस तरह से अभी आजकल आप हमारे एरिया में आके देखे बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं जो पहले 4 साल हम देखे, 4 साल से पहले कोई स्कूल नहीं जाता था। मतलब उनमें कोई शऊर नहीं था कि हमें भी एजुकेशन हासिल करना है। इसका मतलब है कि तुम्हारे अब्बा को भी पहले तो सलाम है, उनको उनका भी विजन है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक लड़की को भी आगे किया, उसको खुद पढ़ाया लिखाया और फिर तुम्हें ये हिम्मत भी दी और ये दिलासा भी दी कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम स्कूल भी खोल लो। हमारे घर में माहौल ऐसा है सीखने और सिखाने वाला है। स्टार्टिंग से बाबा हमें मुझे कोई भी कंपटीशन में लेके जाते थे। जब मैं 6th क्लास में थी फिर स्पीच कंपटीशन होता था, थिएटर एक्टिविटीज़ करती थी। और अब मेरे थिएटर ग्रुप भी मैं अपने थिएटर ग्रुप भी है मेरे रॉक दी बैंड के नाम से लियारी में। तो इस तरह से मैं मेरी सिस्टर बाबा के साथ काम करते थे। और जब 4 बच्चों से मैंने स्टार्ट किया तो तब मैं ये सोचती थी क्यों ये बच्चे महरूम है, क्या इनका हक नहीं स्कूल जाना? क्योंकि हमारा इतना बड़ा एरिया है, पूरे एरिया में कितने सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते थे। तो अब लेकिन बहुत से चेंजेस आ गए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कोई बाहर से आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, तो हमें ही आगे बढ़ना है। तो मैं अपने वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, कितनी छोटी और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। अच्छा मुझे अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताओ, खुद तुम कहाँ से हो, कौन से स्कूल गई थी, फिर कैसे तुम्हें अब्बू ने भी इनकरेज किया, ये तमाम चीज़ें, और शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि 100 बच्चों को एक जगह फिट करना भी तो मुश्किल है। स्कूल तो मैंने लियारी से ही पढ़ी थी मैट्रिक तक, फिर उर्दू बाज़ार शारा लियाकत से मैंने वुमेन कॉलेज 1st ईयर 2nd ईयर वहीं से करा। इस तरह क्योंकि पहले तो मैं घर में पढ़ाती थी 4 सालों से, लेकिन हमारा घर भी बहुत छोटा है तो बच्चे भी ज़्यादा हैं। तो अब इलाके में एक हमारा अंजुमन हॉल भी है, मतलब वो इलाके का, लेकिन कोई इसे यूज़ ही नहीं करता, सारा दिन बंद पड़ा होता है। तो मैंने वहाँ पे बात करके बड़ी मुश्किल से वो जगह, अब 1 महीने से मैं वहीं पे पढ़ा रही हूँ, मैं मेरी सिस्टर। और क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? मुश्किलात तो वैसे अगर हम वैसे आम लाइफ में भी देखें मुश्किलात तो आएंगी, अगर हम कुछ करेंगे मुश्किलात आएंगी, लेकिन हमें दूर हटना नहीं चाहिए। मतलब उन मुश्किलात के अंदर ही जाके काम करना चाहिए, उन्हें सॉल्व करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं मैंने, लेकिन अब तो ऐसा रिलेशन है मेरे उन बच्चों के साथ। शेयर करना चाहोगे कि तो मुझे भी पता चले कि क्या क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद तुम डटी रही कि तुमने ये करना है काम? पहले तो मेरी खुद की पढ़ाई कितनी टफ, मैं 1st ईयर 2nd ईयर पढ़ती थी, थक भी जाती थी, लेकिन मेरे बाबा मेरे इंस्पायरेशन है। मैं उन्हें देखती हूँ, वो कभी नहीं बोलते कि मैं थक गया हूँ, मैं अब आराम करना चाहता हूँ, तो मुझे उससे इंस्पायर होती थी। मेरी मम्मा है, सारा 24 घंटे हमारे लिए काम करती है। और मेरी बड़ी सिस्टर है जो रिसेंटली बुक भी पब्लिश की है उन्होंने वुमेन इशू के हवाले से। वाह, आपके अब्बू करते क्या हैं? मेरे अब्बू सेवल हॉस्पिटल में टेलीफोन ऑपरेटर का जॉब करते हैं और पार्ट टाइम बुक पब्लिश करते हैं। अम्मी? मम्मा हाउस वाइफ है, हमें संभाल और खाना भी अच्छा बनाती है। आप लोग 3 बहनें और छोटा भाई। 3 बहनें छोटे भाई। और बहनें, और वो लोग क्या करते हैं? बड़ी बहन तो मेरी राइटर है, मैं थिएटर एक्टिविटी करती हूँ, भाई तो अभी छोटा है, और छोटी बहन मेरे साथ भी थिएटर एक्टिविटीज़ में। अच्छा, वो आपके साथ पढ़ाते भी हैं यहाँ पे? मैं स्क्रिप्ट भी लिखती हूँ। मतलब अभी तो मैंने अपने इस छोटे से कारवान का नाम मिस्ताक फाउंडेशन के नाम से दिया। मिस्ताक वैसे बलोची वर्ड है, उसका नाम है उसका मतलब पैगाम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पैगाम दुनिया भर में जाए। ये सिर्फ लियारी का मसला नहीं है, कराची में तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, सिंध में हम देखे, पंजाब में तो फिर भी बलूचिस्तान में देखे कितने सारे बच्चे। क्योंकि मैं एक पैगाम बनना चाहती हूँ और अपने आवाज़ को दुनिया भर में ले जाना चाहती हूँ कि हमें ये काम करना चाहिए। जब तक हम नहीं करेंगे कोई बाहर से आके हमें ये फैसिलिटीज़ देगा नहीं। तो इसीलिए मैं तो क्लासेस की क्या टाइमिंग होती है? मतलब क्लासेस तो 4 बजे से पढ़ा लेती हूँ, कभी 8 भी बज जाते हैं, 8:30 तक तो मैं वाइंड अप कर लेती हूँ। रमज़ान में फ्राइडे और सैटरडे 2 क्लासेस, फ्राइडे को मैं पढ़ाती हूँ, सैटरडे को मेरी बड़ी सिस्टर इंग्लिश क्लास देती है। बच्चे आते हैं, शौक से आते हैं? बच्चे तो इतने शौक से आते हैं, वो छुट्टी भी दे तो घर भी जाते नहीं, बोलते बस हमें टीचर के साथ रहना है। क्योंकि मैं जब स्कूल पढ़ती थी तो एक चीज़ें मैं बहुत मायूस थी, क्योंकि हमारे पास 2 चीज़ों में हम बट गए, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सिस्टम में। प्राइवेट सिस्टम में आप याद करके जाओगे रोटेट के हवाले से और कुछ भी नहीं, फीस भी आई है। अब एक मजदूर बाप है, वो सारा दिन मजदूरी करता है, वो कैसे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दे? और गवर्नमेंट स्कूल तो आप जानते हो, टीचर्स हैं, स्पेस है और यूनिफॉर्म्स वगैरह सब है, लेकिन वहाँ पे बच्चों को सही तालीम नहीं दे रही। तो इस वजह से मैं बहुत मायूस थी, लेकिन बाबा मुझे बहुत इनकरेज करते थे, मेरी बड़ी सिस्टर बहुत इनकरेज करती, तो इस तरह ये कारवां स्टार्ट हुआ। ज़बरदस्त। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तुम्हारे? साइंस पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, और मेरी बड़ी सिस्टर भी इंग्लिश पढ़ाती है, मतलब केमिस्ट्री, ये सारे बेसिक सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा लेती हूँ। अब तो बहुत सारे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, 9th क्लास के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। और कोई फीस तो नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हो सबको? वाह। और क्लासेस शाम में लगती हैं, कितना
वो तो आके देखना चाहिए। ज़रूर, आप लोग तो आके देखें, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि इन बच्चों के लिए ऐसा स्कूल हो कि वहाँ पे, अब आजकल के स्कूल में आप क्या देख रहे हैं, एथिक्स के बारे में नहीं पढ़ाते, बस आप रोटेट करके जाओ, आप बेस्ट स्टूडेंट हो, मतलब बच्चे के टैलेंट्स को भी नहीं देखते कि उसमें क्या टैलेंट है, बच्चा क्या कर सकता है। तो मैं इस चीज़ पे भी काम करती हूँ, क्योंकि बाबा मुझे बहुत इनकरेज करते थे जब मैं छोटी थी। स्पीच बाबा कितने खुश होंगे तुमसे, वो तो बहुत है ना। काश की तस्वीर होती तो हम बाबा की भी शक्ल सबको दिखाते, कितनी छोटी सी लेकिन उसके बाबा के साथ मिलकर इतने बड़े बड़े काम कर रही है। अच्छा मुझे बताओ कि और इरादे हैं स्कूल खोलने के, कहीं और इसको लियारी से बाहर भी लेकर जाना है, या एक खुद जैसे मिसाल तुम कह रही हो तुम बनना चाहती हो तो कुछ वर्कशॉप्स और दूसरी लड़कियों को दूसरे इलाकों में जाके ये सिखाना कि भाई आप अगर चाहते हो तो आप भी अपने इलाके में स्कूल खोल सकते हो, कुछ कर सकते हो। अभी तो मेरी पूरी एक टीम बन गई है, जैसे मेरे थिएटर वर्कर्स हैं, अब मिस्ताक फाउंडेशन के नाम से मैंने किया है, सोशल मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइटेड है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये पैगाम हर जगह में शेयर करूँ, क्योंकि हमारे लियारी में भी एक अच्छा सा स्कूल हो जहाँ पे बच्चों को एथिक्स के बारे में पढ़ाए, उनके टैलेंट के बारे में भी पढ़ाए, जैसे कि उन्हें रट्टाफिकेशन से दूर रखा जाए। क्योंकि मैं खुद ये चीज़ से गुजर चुकी हूँ, ये सबसे बड़ा इशू है हमारे पास के बच्चों को। हाँ, रट्टा मारते हैं, सीखते कुछ है नहीं, पास हो जाते हैं लेकिन कोई ना तमीज़ ना कोई कुछ। यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि हमारे लियारी में स्कूल हो, सिर्फ लियारी में नहीं बल्कि कराची के हर एक शहर में, सिंध में भी हो, बलूचिस्तान में भी हो, हर एक जगह में। और आप लोग हमारे साथ हो तो बिल्कुल सही है। माइन हमारे साथ है भाई, और कोई बड़ी सी नेकी करती हैं, ये इनका स्कूल है लियारी में। मैंने ये ज़रूर देखा है कि लियारी में माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ड्रिवन लोग हैं, बहुत एम्बिशियस लोग हैं जो स्पोर्ट्स पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे बहुत काम करना चाहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, माइन से मज़ीद बात करेंगे। अगर आप भी उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। जी, माहीन हमारे साथ हमारे कैफ़े पे मौजूद है। और माहीन जो है वो बहुत बड़ा काम करती हैं लियारी में, उनका स्कूल है, 100 बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते हैं और बेसिकली ये दूसरे स्कूल्स के लिए तैयारी की जाती है। उनको बेसिक इंग्लिश, मैथ्स, फिज़िक्स, उर्दू, ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं कि वो इतने केपेबल हो जाएँ कि उनको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा काम करती हैं। ये इनकी बहन और इनके वालिद साहब 4 साल से काम कर रही हैं माशाल्लाह। 4 बच्चों के साथ ये कहानी शुरू हुई थी और अब 100 बच्चे हैं। नसीब खान, क्या बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है यार। मैं तो बल्कि बहुत, मैं आपको ना सलाम देता हूँ। आपको 4 साल से आप ये काम कर रही हो और आपको हिम्मत आपके अब्बू ने दी, आप कहती हो, है? क्योंकि यकीन मानो यार, इतनी छोटी उम्र में हम लोग ये खड़े होते हैं ऐसे, हर बच्चा कोई ना कोई जिसको अपने अम्मी अब्बू से मिलता है, ऐसा सहारा सपोर्ट मिलता है, वो अगर ऐसे करना शुरू होते तो कितना फर्क पड़े। 100 बच्चे वो एक स्कूल में तैयार कर रही है कि वो अलग अलग स्कूलों में जाएंगे, अलग अलग रास्तों पे जाएंगे और कुछ ना कुछ वो आगे करेंगे। और वो इस तरह से देखते हैं तो फिर वो भी आगे कोई ना कोई कदम बढ़ाएंगे। तो मुझे बताओ, मैंने एक सवाल था वैसे आपसे, लेकिन अब स्कूल आप चला रही हो अपना, ठीक है, 100 मसले होते हैं, सही है, टीचर चाहिए होते हैं आपको, अकेले कभी थक जाता है बंदा अकेला चला चला के। आपने कहा कि आप तीनों चलाते हो, आपके अब्बू और आपकी बहन, तो कोई 2 मसले जो आपको अभी तक फेस हुए हो स्कूल बनाने में और चलाने में, कोई 2 मसले जो आपके लिए जरा मुश्किल थे बड़े? ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने फेस किए हैं, लेकिन मतलब पहले तो हमारे स्पेस बहुत कम था, बच्चे बैठ नहीं पाते थे। और मैं खुद लेजेंडरी लोगों की बायोग्राफी पढ़ती हूँ ना, कि लेजेंड कैसे इंसान बनता है, तो तब से मुझे मतलब इंस्पायर हो जाती हूँ मैं कि क्यों मैं नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करूँ। अगर आपकी मैं कुछ कोई भी इंसान के बारे में बात करूँ तो उसकी लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में हैं, लेकिन अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उस टाइम हार मत मानो। तो मैं मतलब डिस्कस करती हूँ बाबा से, बड़ों से डिस्कस करती हूँ, एडवाइस लेती हूँ, मम्मा से बात कर लेती हूँ और ऐसे बायोग्राफी पढ़ती हूँ तो कि मुझे इंस्पायर हो जाती हूँ। तो इसी वजह से मैं थक नहीं जाती। कभी कभी कॉलेज से आके बहुत थक जाती थी, पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन उन बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के मैं दोबारा एनर्जेटिक हो जाती थी। अब मैं रिसेंटली बहुत बीमार हो गई थी, तो वो मुझे एक्टिवेट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये सोचती हूँ कि वो कही थी कि उसको उनको इतना मज़ा आता है, वो इतने हंसी खुशी आते हैं अपने क्लासेस के लिए। और ये मैं समझती हूँ कि जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वैसे मैं एक बात बोलूँ, आप हमारे लिए ना मशाल्लाह रहा है। मैं आज आपकी बातों से बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर सकी,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी ना ऐसे आपके स्कूल में पढ़ाऊँ, क्योंकि आप जैसे लोग जो है ना फिर बड़े मतलब होते हैं कि ना अज़म लेके चलते हैं। तो अगर आपके स्कूल में जाना हो और वहाँ जाके एडमिशन, मेरे मोहल्ले के भी बच्चे हैं और मेरे स्कूल अपने क्लास के जो बच्चे जो हैं उनको मैं कैसे वहाँ पे एडमिशन दिला सकती हूँ? आप कभी भी आ सकते हैं मेरे घर पे। अभी तो मैंने हॉल भी ले लिया, तो मैं आप ज़रूर उन बच्चों को पढ़ूँ, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है ऐसे डिजर्विंग बच्चों को पढ़ाना, जो क्योंकि तालीम के लिए काम करना हमारा पहला मिशन। उम्र भी कोई चीज़ नहीं होती। मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़े लोग भी आके थोड़ी सी अंग्रेज़ी सीखना चाहें तो उनको भी क्लास में बिठा दिया, मेरे मुझसे बड़े स्टूडेंट कभी देर नहीं होती, बड़े स्टूडेंट्स हों छोटे हों, क्योंकि मैं भी हमेशा सोचती हूँ कि अब मैं क्या करूँ, तो मैं सोचती हूँ मैं जितनी भी मेरी उम्र हो जाए मैं वापस स्कूल जा सकती हूँ या यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि लिखना सीखना आपको हमें पूरी ज़िंदगी ऑन रहता है और मज़ा भी आता है। तो यही बात है ना, हमारे माशरे में ना एजुकेशन की बहुत कमी की वजह से हम पीछे हैं। अगर हम बाहर के अब्रॉड के मुल्क में देखें, जहाँ भी देखें वहाँ पे एजुकेशन को पहला मिशन एजुकेशन है, लेकिन हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन को भी सस्ता बनाया हुआ है। सस्ता हमारे पास प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूल हमारे यहाँ बहुत। हजीना की कॉल आ गई कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और आप लोगों के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम, और ये सेगमेंट जो है आपका वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ आप लोग लेके आते हो, नए नए टैलेंट हमारे सामने आता है और उसमें कितना टैलेंट है और वो कितने टैलेंटेड है। और अभी जो इन्होंने स्कूल में जो पढ़ा रही है खास तौर पे, तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी खासे टैलेंटेड हैं, जानती हूँ मैं। और इन्होंने जो बेड़ा उठाया है बच्चों को, वहाँ के बच्चों को खास तौर पे एजुकेट करने का, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद इसी तरह के काम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। इस तरह से अच्छे अच्छे और खूबसूरत से वो काम करती रहें और मज़ीद उनके अल्लाह ताला उनको इसका अजर भी दे। और ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है, तो ये भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के दौर में मैं समझती हूँ कि तालीम हासिल करना सबसे जिनके पास नहीं है बच्चों को जो नहीं पढ़ा सकते, तो उनके लिए मैं समझती हूँ कि बहुत ही फायदेमंद है। और न सिर्फ लियारी में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह के स्कूल होने चाहिए, ताकि बच्चों जो हमारे बच्चे हैं वो तालीम याफ्ता हो सके, हमारा मुआशरा तालीम याफ्ता हो जाए, हमारा पाकिस्तान पूरा जो है वो तालीम याफ्ता हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और वाकई में मैं मेरा थोड़े देर से पहले श्रीलंका जाना हुआ था, मैं वहाँ देख रही थी, छोटा सा मुल्क है लेकिन 99% वहाँ पे लोग लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं। छोटा सा मुल्क है, हमसे ज़्यादा गरीब है, पैसा इकॉनमी हमसे बहुत ज़्यादा छोटी है पाकिस्तान से, लेकिन हर इंसान पढ़ा लिखा है। मैं किसी रिक्शे में बैठ के जा रही थी तो रिक्शे वाले से दोस्ती हो गई, तो बड़े फ़ख्र से मुझे कहता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है लेकिन मेरी दोनों बेटियों ने PhD किया है। क्या बात है, क्या बात है। अंग्रेज़ी बोलता था ख़ुद भी। तो मैं यही सोच रही थी कि भाई तालीम की वजह से ही इंसान का जहन खुलता है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। और बेटी बेटों सबको पढ़ाना ज़रूरी है, सभी मिलके आगे चलेंगे। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई, हमारी तरफ से तुम्हारे ये ढेर सारी दुआएं हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी नसीब खान और बिजली के साथ ज़रूर आए भी तुम्हारे स्कूल। और वो लोग जो तुम्हें इस वक्त देख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं या क्लासेस के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं, तुम्हारी मदद किस तरीके से कर सकते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ, मेरे फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हमारे लियारी में जो मेरे इलाके में स्कूल के लिए काम किया जाए, क्योंकि ऐसा स्कूल हो जो बाहर के बच्चे से O लेवल A लेवल पढ़ाई हो रही है, उस तरह के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए। तो मैं यही चाहती हूँ, अगर मैं मैसेज भी देना चाहती हूँ कि आप हम सब मिल के ये काम करें। मैं आप सिर्फ नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान हम मिल के ये काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ये काम आगे चलता जाएगा और कारवान बढ़ता जाएगा। और मैं एक और पैगाम देना चाहूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। मैं अपने यूथ को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपको कुछ भी एजुकेशन के हवाले से कुछ पता है, कंप्यूटर के हवाले से कुछ पता है, साइंस के, अपने तक महदूद ना रखें। मतलब उन्हें एक बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चों को शेयर करें, क्योंकि ऐसे ऐसे करते जाके तब हम आगे बढ़ेंगे और तब फ्यूचर तो बहुत ब्राइट होगा हमारा। अगर हम घर बैठे रहेंगे कुछ करेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है ये अंधेरा कभी भी खत्म नहीं होगा। अच्छा, जो बच्चे तुम्हारे स्कूल में आते हैं उनके माँ बाप उन्हें भेजते हैं? हाँ, पहले तो स्टार्टिंग में कभी कभी मुझे लगता है कि माँ बाप ही बच्चों को काम पे डाल देते हैं कि नहीं अब तुम्हारी उम्र 10 साल 12 साल हो गई, तुम काम करो, टायर की शॉप में काम करो, चाय वालों की मदद करो, स्कूल ना जाओ क्योंकि पैसे चाहिए भाई, घर नहीं चल रहा यहाँ पे, तुम तालीम हासिल करने जा रहे हो।
ऐसी बड़ी ऐसे तो स्टार्टिंग में बहुत सारे होते थे, उनको समझाना, उनमें शऊर फैलाना, ये भी मैंने काम किया था, मैंने और मेरी बड़ी सिस्टर ने टीम के साथ। आप भी है हमारे स्कूल, आप भी कुछ सीखना। और मैं पेरेंट्स मीटिंग भी रखती हूँ, मतलब हफ्ते में एक बार उनके पेरेंट्स से ज़रूर मिलती हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, मेरे पास भी आ रहा है, क्या कर रहा है। तो मैं उनसे पेरेंट्स से भी मिलती हूँ। एडमिशन ऐसे नहीं देती जब तक उनके पेरेंट्स नहीं आते मेरे पास, ये रूल्स हैं। और एक दूसरा भी रूल है मेरे पास, जो चालिया पान वगैरह ये भी मैं नहीं मतलब अलाउ नहीं करती। और मतलब ऐसे रूल्स वाइज मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनके पेरेंट्स से भी मिलती हूँ। उनको बेसिक चीज़ें सिखाना, हाइजीन, नाखून कैसे, बाल कैसे रखना, बैठना कैसे, उठना कैसे, ये भी तो सिखाते हैं। ये तो स्कूल में ये भी तो सिखाना चाहिए। ये स्टार्टिंग तो पहला लेसन हमारे यही रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और जो सफाई के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस से कुछ मदद चाहती हो या किसी से कोई रिक्वेस्ट करना चाहती हो? क्योंकि कभी कभी इंसान जब खुद कोशिश करने निकलता है तो इतनी सारी दीवारें आगे खड़ी हो जाती हैं कि दिल करता है कि मैं अब और आगे नहीं कर सकती। मैंने अपनी कोशिश की लेकिन ना मेरी किसी गवर्नमेंट ने मदद की, ना किसी बड़े ने मदद की, बस। ऐसा हुआ कभी तुम्हारे साथ? ऐसा तो है, लेकिन फिर भी मुझे वो बच्चों को, स्ट्रीट बच्चों को देखकर मतलब मेरा दिल खुद भी नहीं चाहता कि मैं उन्हें छोड़ दूं, क्योंकि उनकी आप अगर आके उनसे मिले ना तो आप भी मतलब ऐसे मतलब लगाव हो गया मेरा कि अब मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकती, चाहे मुझे हेल्प मिले या नहीं मिले। लेकिन ये बात है कि मुझे स्कूल बनाने में आके हेल्प करे, मेरी खुद की टीम के साथ आके मिलकर काम करे, क्योंकि मैं ऐसे सब लोगों को अपना मानती हूँ जो ऐसे काम करे, उनके साथ मिलकर मैं काम करना चाहती हूँ, चाहे जहाँ भी हो। मेरा एक सवाल है कि ये जो अभी आपके इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, इसमें कितने हैं जो जिनका दिल नहीं लगता? कुछ होते होंगे ना, मतलब कि नहीं दिल लगता, छोड़ के चले गए यार, ये मेरे से थोड़ी आते हैं, वो कहते हैं शौक से आते हैं। क्योंकि हमारे तो एक भी स्कूल में ऐसा बच्चा नहीं है कि नहीं, यार नहीं मेरे से। मैं ये बात क्लियर करना चाहूँ, हमारे पास मैंने मतलब ऐसे मैं पढ़ाती हूँ, उनके एक्टिविटीज़ में पढ़ाती हूँ, प्रोजेक्ट दे देती हूँ, तो क्योंकि उन पर बोझ नहीं डाल देती। जैसे हमारे ऊपर स्कूल में बोझ डाला जाता था कि बस ये पूरा चैप्टर करके आ जाना है, तो ऐसे बच्चे बेजार हो जाते, उन्हें कुछ समझ भी नहीं आता। तो मैं मतलब उन्हें बिल्कुल चेंज तरीके से पढ़ाती हूँ। एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है हमारे पास, एक्टिविटीज़ में भी पढ़ाई हो रही, साइंस में पढ़ लेते हैं, मैथ्स, इस तरह तो बच्चे बहुत शौक से पढ़ लेते हैं। और सारे बच्चों का वो जो रवैया होता है वो ऐसा होता है कि समझ रहे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे जरा मुश्किल बच्चे भी मिलते हैं? क्योंकि हर टीचर को मुश्किल बच्चे तो मिलते हैं, ऐसी कोई क्लास होती नहीं जिससे मुश्किल बच्चे ना हो। वैसे मेरे पास एक बहुत छोटा सा बच्चा है, वो उससे लफ्ज़ की पहचान नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे केस मैंने सॉल्व किए, मतलब अब ट्रेन हो गई हूँ, अब बच्चे को देख के मैं पहचान लेती हूँ किस तरह का बच्चा है, क्या सोच रहा है, क्या करे, क्योंकि 4 साल का अरसा तो बहुत बड़ा हो गया, अब तो मैं पहचान लेती हूँ कि क्या बच्चे में क्या महारत है। वैसे मैं बच्चों को डिग्रेड नहीं करती, अगर वो कुछ भी करे मतलब उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ। देखिए ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे की अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं, कोई आगे निकलेगा, कोई पीछे रह जाएगा, कोई किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होगा लेकिन स्पोर्ट्स में आगे होगा, कोई मौसीकी में आगे होगा, कोई साइंस में आगे होगा। तो ये ज़रूर समझ के बच्चों को हमेशा स्कूल में देखा करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान में भी अब ये एक समझ आ गई है जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों पे इतना प्रेशर नहीं डालता कि वो किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहा होता। तो बाजी आप माशाल्लाह अभी इतनी छोटी सी उम्र की हैं और आपने इतना बड़ा काम आपने शुरू किया, तो आपको डर नहीं लगा, आपके हौसले नहीं कम हुए कि नहीं अगर मैं अकेले करूँगी तो इतने सारा जो मोहल्ला है, हमारे अवाम है, हमारा माशरा है, वो हमें क्या बोलेगा, कोई साथ नहीं देता, पैसों के हवाले से कोई साथ नहीं देता, वैसे भी आके टेंशनें देते, तो आपको कैसा लग रहा था कि मैं ये कर सकती हूँ? अगर मैं ये सोच के घर बैठ जाती तो मैं आज आप लोग के साथ ही नहीं रहती। तो क्योंकि मुझे ये सोचना था ही नहीं, क्योंकि मैं मेरे इस इलाके में सिर्फ मेरा घर था, जब हम स्कूल और 2-3 मतलब घर थे, स्कूल जाते थे, बच्चे बाहर खेलते थे, समझ नहीं आता था, शऊर में नहीं। तो ये चीज़ों को जिस मोहल्ले में आप रह रहे हो, उसे सर्वाइव कर रहे हो, उनके साथ जाहिर सी बात है आप में एक ऐसा लगाव हो जाता है। और बाबा की हमारी तालीम, जैसे बचपन में मैंने कहा कि हमारे घर में सीखना और सिखाने की बातें हैं और कुछ भी नहीं है। एक लाइब्रेरी है, मैं वहाँ पे सर्च करती हूँ, लेजेंडरी लोगों के बारे में बात करती हूँ, तो इस तरह करके हिम्मत आती है। हाँ, क्योंकि कभी कभी थक जाती है, लेकिन नहीं किया मेहनत बगैर। मैं अभी एक बात, मैं अभी ये सोचती हूँ कि मैंने अब इतना बड़ा काम नहीं किया, जो मेरा फर्ज था मैंने वो अदा किया, क्योंकि जो मैं जानती थी वो मैं शेयर करती थी और आगे भी मैं जो जानूंगी वो मैं ज़रूर शेयर करती। जिस दिन तुम ये समझोगी कि तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया ना, तुम ये काम कर नहीं पाओगे। वैसे बाजी मैं आपसे सारा जर्नी ही इस दो मंजिल क्योंकि सीखना और सिखाना, मैं खुद स्टूडेंट हूँ ना, मेरे उस्ताद अभी तक बोलते हैं कि हम उस्ताद हैं, तो मैं कैसे खुद को बोल सकती हूँ? मैं एक स्टूडेंट हूँ और अपना फर्ज अदा कर रही हूँ, और जो आता है मैं उन्हें बच्चों तक मुझे बताओ मेरीन, आपने कदम तो उठा लिए माशाल्लाह, आपको हौसला दे, आपकी आसान करे आपके लिए, लेकिन अगला आपका 4 साल का ख्वाब क्या है? ख्वाब क्या है आपका, या आपने इसको किस तरफ लेके जाना है? 600 बच्चे ख्वाब मेरा ये है कि मैं अगले साल
खुद को नहीं बल्कि उन बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म में देखूं कि हाँ मैं कहूँ कि मैंने इनकी सक्सेस में मेरा हाथ है। ज़बरदस्त। माइन का जो स्कूल है इसकी थोड़ी सी क्लिप्स है हमारे पास 2 मिनट के लिए, तो जल्दी से आपको दिखाते हैं। माइन तुम्हारा बहुत शुक्रिया हमारे कैफे में आने का। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी चल के देखते हैं। वाह, ये देखो भाई पढ़ाई लिखाई जा रही है। ये हमारे घर पे लाइब्रेरी है। अच्छा, कितनी बिजी रहती हो। हाँ, सो स्वीट। बुक सारी कहाँ से आती हैं, कौन कंट्रीब्यूट करता है? वैसे तो संडे मार्केट में रीगल चौक में वहाँ पे मेरी सिस्टर कॉपी पेंसिल वगैरह मिल जाती है। कॉपी पेंसिल बस गवर्नमेंट स्कूल में जब हम दाखिला दिलवा देते तो वहाँ पे कॉपियाँ मिल जाती हैं, स्पेस है, यूनिफॉर्म है, तो उनसे भी मतलब शेयरिंग कर लेते हैं इससे। हम जो है अगर आपके स्कूल में आके इस तरह कॉपियाँ किताबें देना चाहें, जरूर आप लोग आ सकते हो। हाँ जरूर। अच्छा फिर ठीक है। ज़बरदस्त। नहीं, बड़ी आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे, आगे उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो हमारा माशरा कैसे आगे बढ़ेगा? तालीम सबसे पहले, उसके बाद सारी चीज़ें, क्योंकि तालीम में तो सब चीज़ें भी आ जाएंगी। आप में शऊर आ जाएगा, बोलने आप कैसे आपको बोलना है, कैसे रहना है, एथिक्स के बारे में आपको पता। आप में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है, इतने आराम से कहीं भी आके इतना कॉन्फिडेंटली बोलने का? क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतनी छोटी उम्र में। मुझे पता है इसका जवाब अब जैसे। अच्छा, लेकिन लोगों को जाके बात करने का वो कॉन्फिडेंस तो बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं जब 3 क्लास में थी, 4 में थी, तब से स्पीच करने बाबा मुझे लेकर जाते। तब तो आता भी नहीं था मुझे, लेकिन बाबा कहते थे आपको करना है करना है करना है। तो अब फेल भी आना कोई बात नहीं, फेल आओगे 1 बार 2 बार, तो इस तरह करके छोटे छोटे प्ले करती थी। और अब माशाल्लाह फेल भी हो जाओगे कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों को हमने सिर्फ इनकरेज करना है, उनको कभी इस तरीके से, क्योंकि आप डिस्करेज करोगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। आप कंपेयर में भी नहीं पढ़ पाएंगे। मेरे बाबा ने कभी भी यही नहीं कहा कि आप मेरे जो मैं चाहता हूँ वो पढ़ो, वो चाहते जो आप चाहते हो वो करो। ठीक है, इस तरह करके आपके बाबा को हमारी तरफ से बहुत सलाम और दुआएं दीजिएगा। ठीक है, बोले आज हमने हमारे सेट में जितने लोग थे उन्होंने उनको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार भेजा है। अपना बहुत ख्याल रखना भाई। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जी। एक और पे चलेंगे, मजे मजे के गेस्ट हमारे पास आज हमारे कैफे में आ रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रही है इतने यंग लोगों को देख के। ठीक है, ये पीना कोलाडा साइड पे कर दो ना प्लीज। ये अभी मैं जरा इसको सूखने दे रहा हूँ, फ्रिज में रखेंगे ना, फिर ब्रेक पे चलते हैं। हाँ, नीयत खराब पे आने वाली बात यार, बस अब सूख के सीधी मारनी थी। फिर आए नस्सू और जुगू, और हम आपके पास लाए इस कैफे चाय टोस्ट और होस्ट का सेगमेंट आइटम नंबर 1, जो कि क्या है जुगू? आइटम नंबर 1 में हम कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं जो हम आपको बेचते हैं, जो कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में और अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल में आते हैं। हम आपको बताएंगे ये प्रोडक्ट आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आपको मिल सकते हैं। सही है भाई? और आज की सिचुएशन है हमारी, क्योंकि ईद भी आ रही है और रमजान भी चल रहा है और रोजे भी हैं, तो हो सकता है कि आपके दोस्तों के साथ, आपके चाहने वालों के साथ, आपके प्यारों के साथ आपका कोई खफा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए। तो जो हम आज आइटम्स लेकर आए हैं, जो कि हमें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि हमारी टीम ने हमें क्या दिया, लेकिन जो आइटम्स दिए वो हमें पता है कि आपके ये मसले हल कर सकता है। बिल्कुल। तो बारी बारी हम एक एक आइटम इसकी जादू वाले बॉक्स के अंदर से निकालेंगे और आपको कोशिश करेंगे बेचने की। और एक बात आपको बता दी जाए कि इस डब्बे में जो भी चीजें पड़ी है वो आपको यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं भी नहीं। तो पहले आइटम की तरफ चलते हैं। ये जो पहला आइटम निकलने वाला है, इसमें जैसे कि आपको पता है ईद आती है। आपके जो हस्बैंड है या आपके जो जाने वाले हैं वो अपने खानदान को लेकर आते हैं यहाँ पे, लेकिन जब आपकी बारी आती है, जब आपके खानदान की बारी आती है, तो वो नाराज होते हैं, वो बहाने हो जाते हैं, वो नहीं जाना चाहते आपके साथ। वो कहते हैं कि यार कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, ईद के तीसरे दिन मिल लेंगे। इस आइटम को इस्तेमाल करके वो जरूर मिलेंगे। तो हम निकालते हैं पहला आइटम, निकालते हैं, ये निकालते हैं नाज़रीन जनाबे वाला। अब आप बताएंगे कि ये छुरी किस तरीके से आपकी मदद कर सकती है। आपको करना कुछ भी नहीं है, आप फूल की कुछ पत्तियां लीजिए, फूल की पत्तियों को रखिए और इस छुरी से काटना शुरू कीजिए।
फूल की पत्तियां बारीक हो जाएंगी तो आप उनको फ्रीजर के अंदर जमा के उन्हें दे सकते हैं, फूल की पत्तियों की खुशबू से वो राजी हो जाएंगे कुछ भी करने के लिए। जनाबे वाला, बढ़ते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ। हमारा अगला प्रोडक्ट आप देखेंगे अक्सर क्या होता है कि हस्बैंड जो होते हैं वो रात को लेट आते हैं घर पे, और इस चीज से आपको यकीनन मसला होता है कि भाई लेट क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, काय को भाई काय को बताएं हमें मसला क्या है। तो मेरा जो अगला प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से जरूर 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 आपकी मदद होगी। मैं निकालता हूं अपना दूसरा प्रोडक्ट और इसके बारे में आपको बताएगा नुस्सू। नुस्सू पकड़। बिल्कुल, मसला क्या था जुग्गू? मसला ये था मियाँ घर पे लेट आते हैं। तो देखिए मियाँ घर पे लेट आते हैं, उनके लिए दो चीजें होती हैं जो जिस पे वो लेट आते हैं, एक उनकी गाड़ी होती है और एक उनका फोन होता है। पहले आप गाड़ी की चाबी को पकड़े और तोड़ दें, फिर आप उनके फोन को पकड़े और तोड़ दें, फिर आप उनके एटीट्यूड को पकड़े और तोड़ दें। जब ये तीनों चीजें टूट जाएंगी, देखना वो खुद ब खुद अगले दिन जल्दी आएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कदम की तरफ, दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। ये जो अगला प्रोडक्ट है, ये जो तीसरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के साथ जब इस प्रोडक्ट की खासियत ये है घर पे कि ये प्रोडक्ट आपको 1100 में नहीं, हाँ 1200 में नहीं, 1000 में नहीं, हाँ ये जितना मर्जी आप देते हैं उससे मिल जाएगा, हम दे देंगे। तीसरा जो प्रोडक्ट है, जब आप घर पे खाना बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं और आप वेट करते हैं कि आपका मियां घर आएगा, खाना आपके साथ खाएगा, और फिर वो नहीं खाता और आपको गुस्सा आता है, आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो जरूर खाएगा और उसको अच्छा भी लगेगा। बताइए कैसे जुग्गू? जनाबे वाला, कुछ देर पहले मैंने की थी बात फूल की, हालांकि मुझे पता नहीं था कि फूल आ जाएगा, लेकिन फूल आ चुका है। मैं फूल की बात पहले कर चुका हूं, अब क्या बोलूं, लेकिन बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है। आपको बता सकता हूं कि खाने की टेबल पे आप कुछ भी बनाए, बिरयानी हो, दाल हो, रोटी हो या शीर माल हो, आप उसके साथ रख दीजिए सिर्फ इस फूल को सजा के। जैसे ही वो घर पे आएंगे, खाने को देखें, खाने को देख के बोलेंगे वाह बेगम आज क्या बनाया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। हमारा अगला प्रोडक्ट हमसे क्या कह रहा है? हाँ, अगला प्रोडक्ट हमें क्या कह रहा है? अगला प्रोडक्ट हमें ये कह रहा है कि जितने बार आपने जैसे देखा होगा कि हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड करता है सोफे बैठता है, फोन रखता है अपने सामने, हैंडफ्री लगाता है कानों के अंदर, आपकी बात नहीं सुनता। आपकी बात सुनने के लिए उसे सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अगला प्रोडक्ट है मजबूर कर देगा उसे आपकी बातें सुनने के लिए। पकड़ और बता। ये एरोसोल स्प्रे। वाह वाह वाह। जब भी आपका मियां आपके सामने बैठा हो और हैंड फ्री लगा के टीवी देख रहा हो, अपना फेवरेट शो देख रहा हो या अखबार पढ़ रहा हो, और जब आप जरूरी बात कर रही हो, उसका हैंड फ्री निकाले, इसको सही तरह शेक करें, कर लीजिएगा, और एक कान के अंदर खिंच के 5 सेकंड, पूरे 5 सेकंड के लिए आपने ये स्प्रे करना है। अगर आपने इससे कम किया तो ये नहीं चलेगा, अगर आपने इससे ज्यादा किया तो ये बहुत ज्यादा चल जाएगा। जरूरी है कि 5 सेकंड पूरे आप इसके अंदर स्प्रे करें। किस तरह? ये देखें, मियां आप अपने हेड फ्री लगा रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, लगी हुई है। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। क्यों नहीं सुनते हो तुम? 1 2 3 4 5। मियां बोले, देखा ये काम करता है। बिल्कुल, आप इसको ले ईमेल करें, हमें फोन करें, ये बिल्कुल काम करता है। और आपका मियां भी आपकी बात सुनने का। बढ़ते हैं तो हमारे आखिरी और सबसे जरूरी प्रोडक्ट की तरफ। इस प्रोडक्ट को शादी से पहले इस्तेमाल करें, क्योंकि शादी से पहले अगर आप मियां अच्छा रखेंगी तो फिर तो मसला ही कोई नहीं होगा। तो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे हम अपनी शादी के लिए, और देखते हैं प्रोडक्ट क्या निकलता है। क्या निकलता है? नाजरीन, मोबाइल तमाम मसलों का हल। ये था आज का हमारा सेगमेंट, जिसमें आपको हमने कुछ प्रोडक्ट दिखाए। इन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप राब्ता कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर के लिए, और बताइएगा हमने आपको कैसा बेचा। और आपके सारे मसले हल ना हुए तो आप हमें कॉल करके बताइएगा कि जुग्गू और नुस्सू की तरकीब नहीं चली या चली, और कितनी अच्छी चली। तो ये हमारा था सेगमेंट आइटम नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टन टन टन। वेलकम बैक। जैसा कि आपने देखा थोड़ी देर पहले नसीब खान और जो जुगाड़ू हैं वो रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, स्पेशली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। शाजीना है हमारी काउंसलिंग थेरेपिस्ट जिस साथ हमारे साथ है, तो उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी रिलेशनशिप को सॉलिड ग्राउंड पर रखती हैं और उसको और मजबूत बनाती हैं और बेहतर बनाती हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं एक ऐसे रिलेशनशिप में जो हमारे लिए शायद काम नहीं कर रहा होता, लेकिन हम उसमें इसलिए होते हैं क्योंकि बस अब ये है तो ये है और ऐसा ही होना चाहिए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ बिकम्स
बिग सैक्रिफाइस ऑफ योर ओन ड्रीम्स, ऑफ हु यू आर योरसेल्फ, उस पर थोड़ी सी आज बात करते हैं। शाज़ीना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके व्यवस्था। काउंसलिंग थेरेपिस्ट हैं हमारी और आज हमें थोड़ी सी चीज़ें सिखाएंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यही जो मैं कह रही थी कि प्राइमरी जो फाउंडेशंस हैं जिस पे एक रिलेशनशिप कायम रहती है, जो मजबूत उसकी जड़ें होनी चाहिए, वो कैसे बनती हैं? कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए। अगर हम उनको अपने माइंड में रखें तो और उन वी डोंट लूज साइट ऑफ दैट, तो हम लोग जो है एक रिलेशनशिप डजंट गो रॉन्ग, सही रहती है। क्योंकि उनमें सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट होना, ट्रस्ट होना, एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे की इज़्ज़त और कदर करना। एक अच्छा इज़्दवाजी ताल्लुक़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, और अपने पार्टनर को अपने से हकीर ना समझना या कमतर ना समझना किसी भी वे में, ये बहुत ज़रूरी होता है। कमिटमेंट टू द रिलेशनशिप कि हम ये मेरी चॉइस है, ये मेरा अज़्म है कि मैं इस रिलेशनशिप में आज हूँ। और सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन चैनल्स हमेशा खुले होने चाहिए स्पाउसेस के बीच में, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे से बात करते हुए घबराहट हो या वो डरें कोई बात उठाते हुए। एंड वन मस्ट नॉट फॉरगेट टू हैव फन। फन जो है ना, हैविंग फन टुगेदर, फन डजंट हैव टू बी एक्सपेंसिव, फन कैन बी लिटिल थिंग्स। शाम में ड्राइव पे निकल गए तो कोई गाना सुन लिया साथ, एक्टिविटी कर ली साथ, वॉक पे चले गए, बैठ के घर में इकट्ठे चाय पी ली, इट कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल, तो वो फन डजंट हैव टू बी एक्सपेंसिव, बट कंपेनियनशिप जिसकी हम बात करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जैसे आपने सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ की बात की, इधर आई वुड लाइक टू ऐड कि देखें, जब हम सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड बोलते हैं ना, तो एकदम से उसकी एक डिसएम्पावरिंग सी फीलिंग है कि ये लफ्ज़ मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। नो, इफ़ यू रीफ्रेम इट एंड यू थिंक कि दिस इज़ माई इन्वेस्टमेंट इन माई रिलेशनशिप, then it becomes नेगेटिव से conscious पॉजिटिव बन जाता है। नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, आपकी चॉइस है और आपने ये चॉइस की है, अज़म है आपका अपना। शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। शादी से पहले आपको लगता है कि ये खूबसूरत सी चीज़ें हैं, तो शादी के बाद आपको लगता है कि इट्स नॉट द सेम एनीमोर। वो आपने कहानियों के एंड में कभी बचपन में सुना होगा ना कि वो फिर शहजादा और शहजादी हंसी खुशी रहने लगे, नहीं, और वहाँ आगे होता है पहले रह रहे थे हंसी खुशी, उससे पहले उसके आगे लिखा होता है दी एंड। वो दी एंड नहीं होता, वो बिगिनिंग होती है। और ज़िंदगी की ऑफ कोर्स शुरू में थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस इंसान की होती हैं जो रिलेशनशिप से, वो थोड़ी सी ज़ाहिर हनीमून पीरियड के बाद कुछ कम हो जाती हैं। वो एक्सपेक्टेशंस कम नहीं होती, मगर रियलिटी आती है, रियलिटी कंसर्न्स, रियलिस्टिक कंसर्न्स, जॉब है, आपने अपने टाइम को मैनेज करना है, नाउ यू आर नॉट वन, यू आर टू, फाइनेंसेस को मैनेज करना है, हर चीज़ सोच समझ के चलनी है। तो लेकिन जस्ट द अवेयरनेस कि ये वक्त आएगा, शादी के का हनीमून पीरियड जब ओवर हुआ है, तो हमेशा ज़िंदगी ऐसे फ़न वाली नहीं चलती। कभी कभी ज़िंदगी के फैसले कुछ सोबर, लेकिन कुछ ग्राउंड रूल्स तो ज़रूर होने चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी मुश्किलात आए, हम शायद एक दूसरे पे हाथ ना उठाएं, एक दूसरे को बिल्कुल इज्जत हमेशा इंटैक्ट होनी चाहिए। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ग्राउंड रूल्स ले करने बहुत ही ज़रूरी हैं, और उनमें ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो टॉलरेंस किस चीज़ की है। ज़ीरो टॉलरेंस की, जब हम एक दूसरे को, हस्बैंड एंड वाइफ को, दोनों को क्लियर होना चाहिए कि उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, किस चीज़ के लिए दूसरा पार्टनर ज़ीरो टॉलरेंस रखता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उन चीज़ों को डिस्कस कर लेना बेहतर होता है जितनी जल्दी शादी में हो। और अगर एक दूसरे को उनकी अपनी अपनी भी ज़िंदगी जो है वो जीने दें, उससे कितनी रिलेशनशिप बेहतर होती है। जीने दें इन द सेंस में, अगर मेरी कोई हॉबी है या मैं जाके कहीं आगे पढ़ना चाहती हूँ या कुछ काम करना चाहती हूँ, तो मुझे इनकरेज किया जाए। सिमिलरली मैं भी उनको इनकरेज किया करूँ अपने हस्बैंड को कि वो अगर कुछ करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर करें। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल एक दूसरे का पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बने। एक दफ़ा किसी ने मुझे एक बात कही थी कि I want to be the wind beneath the wings for my partner. Of course, जो कि एक बहुत खूबसूरत थॉट है। आई थिंक ये एसेंस कैप्चर करती है रिलेशनशिप का। बट एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये देखें कि ज़िंदगी की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो ज़रूरी काम है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, ये हम देखें अपना इंसान के पास इतना वक्त हो कि वो अपनी हर चीज़ जो वो करना चाहता है उसके लिए टाइम निकाल पाए। बिल्कुल, खुद भी आपके अपने ख्वाब होते हैं, आपकी अपनी एम्बिशंस होती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो छोटी छोटी चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि कभी फूल लेकर आ गए तो कभी सरप्राइज डिनर, कभी सरप्राइज वेकेशन, कभी कुछ ऐसी चीज़ें अपने पार्टनर्स के लिए कि मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने ये ले लिया आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है वो दैट कीप्स इट नाइस आल्सो। ऑफ कोर्स दैट कीप्स द रिलेशनशिप बिल्कुल सॉलिड ग्राउंड एंड नाइस। अंडरस्टैंडिंग योर पार्टनर, क्या वो कुछ कह रहा है या कह रही है आगे से, बहुत तो समझने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं।
their perception and trust. बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब एक दूसरे की बात सुनते हैं, अक्सर लोग कम्युनिकेशन में ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं हस्बैंड एंड वाइफ हो, कोई भी लोग जब बात कर रहे होते हैं वो जवाब सोच रहे होते हैं ऑलरेडी कि मैं क्या बोलूं। हाँ, सुनते कम है हम और अपनी कहने में ज़्यादा हम। एग्जैक्टली मेरी बात सुनो। हाँ, तो अगले इंसान को डीप लिसनिंग स्किल्स कि आप सुने और समझें कि वो इंसान कहना क्या चाह रहा है, और मतलब हर बात को आप अपनी पर्सनल इंसल्ट ना समझ लें। कभी कभी वो कुछ कहना चाह रहा होता है, हो सकता है आदमी या औरत जो भी कोई पार्टनर आपका कुछ कहना चाह रहा है, वाइफ या हस्बैंड, वो दूसरे को समझें कि वो आपकी इंसल्ट पर्सनली नहीं कर रहा, वो शायद कन्वे नहीं कर पा रहा है उस बात को ठीक तरीके से, बस ये अपनी परसेप्शन है अबाउट थिंग्स, लेकिन आप समझें उसका अंडरलाइंग मैसेज क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक ये जो कुछ पॉइंट्स जो बुनियादी बातें हैं जो हमने शुरू में डिस्कस की, अगर ये रिलेशनशिप के अंदर रहें और हम माइंडफुल रहें कि हमारी ये चीज़ें हमने माइंड में रखनी है, तो इट वर्क्स, यू नो, मैरिज वर्क्स। बिल्कुल, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ these days you don't see relationships and marriages working out so much. पेशेंस बहुत कम हो गई है लोगों में, और फिर वो एक आइडियलाइज्ड वर्जन है हर एक के माइंड में, यू नो, रियलिटी जो जिंदगी की परफेक्शन, हाँ, परफेक्ट पिक्चर होनी चाहिए। मतलब वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सब गलतियां कर सकते हैं। एक दूसरे को ये लाइसेंस देना चाहिए कि अगर उनसे गलती हो गई तो एटलीस्ट उसको रेक्टिफाई करने का उन्हें चांस देना चाहिए। मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो जाती अगर कोई some things go a little off, you know, off kilter. I think you're right, patience बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया। I'm saying the same thing that आप लोगों की जनरेशन में एक दूसरे के लिए सब्र कम हो गया है। You all think you're independent, so you all can do what you all want to do. And that is also true. That is why a lot of relationships are failing today. And दूसरे साइड पे कुछ चल भी जाती हैं, किस्मत भी, you know, हमारे यहाँ तो हम ये भी कहते हैं आपकी किस्मत में नहीं था। बिल्कुल, और कॉमन गोल, आप जब एक मैरिज में होते हैं तो यहाँ पे आपका एक मैरिज को सरवाइव कराना आपका एक कॉमन गोल है। जब एक पार्टनर की भी कमिटमेंट कम होगी, उन जो 6-7 चीज़ें जो हमने शुरू में डिस्कस की हैं, जो बोली हैं, उनमें से अगर एक या 2 भी मिसिंग होंगी, रिलेशनशिप नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। बिल्कुल। सो ये सब चीज़ें, बट वन डे यू नो कि रिलेशनशिप नहीं चल सकती, एंड देन इट्स टाइम टू यू नो डिस्कस, उस वक्त फिर बैठ के डिस्कस करने की ज़रूरत है। हर तरीके से बातों को एमिकेबली बात करें, मतलब एक दूसरे को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, और अगर बिल्कुल कोई उम्मीद नज़र नहीं आती तो समटाइम्स बेहतर होता है कि इंसान एक दूसरे से अलग हो जाए। जब आप जो हमारे माशरे में ये भी होता है कि हम बड़ों से सलाह करते हैं कि हमारे बड़े आके हमें बात करें या बच्चों को समझाएं, या वो दे ट्राई एंड मेक थिंग्स बेटर। बड़ों का रोल बहुत ज़रूरी है फैमिलीज़ के अंदर, लेकिन आप जब शादी करते हैं तो आप जनरली एडल्ट होते हैं एंड आपको दूसरे बुज़ुर्गों को, फैमिली के को स्ट्रेस में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने मसलों को खुद रिजॉल्व करें। बातें कई दफ़ा बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं जब हम फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर लेते हैं। मियाँ बीवी ठीक हो जाते हैं और वो 2 पार्टीज़ को फैमिलीज़ में वो रप्चर आ जाता है, वो एक दूसरे से बात नहीं करना मांगते। अच्छा, और मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं जो एक रफ पैच के थ्रू जाते हैं, एंड जब इफ़ यू मैनेज टू गो थ्रू द पैच देन चीज़ें फिर ठीक भी हो जाती हैं। बिल्कुल। एंड इफ़ यू manage to not go through it then you end up being divorced or separated. तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, ride the wave, ठीक है, ये टफ टाइम है, बट you all will come around again. थोड़ी सी वक्त की बात होती है and things come back together. बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है कि ज़रूरी नहीं है हर रिलेशनशिप, हर लड़ाई जो है वो एक पोजीशंस आप टेक कर लें, एक पोजीशन लेकर होल्ड करके बैठ जाएं कि नहीं अब मैं इस पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी या करूँगा। कॉम्प्रोमाइज़ भी ज़रूरी होते हैं, कभी कभी एक थोड़ा सा एक आंख बंद रखना भी, यू नो, मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ भी मैंने पढ़ी थी कि अगर आप आज किसी चीज़ पर लड़ रहे हैं, जैसे कि आज रेंट पे लड़ रहे हैं, तो ये बात करने की ज़रूरत नहीं है कि 2006 में जब मैंने रेंट दिया था, क्योंकि इफ़ यू गेट बैक इनटू द पास्ट देन यू स्टे इन द पास्ट। सो द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड इज़ टू डिस्कस द प्रॉब्लम एट हैंड। ये आज का प्रॉब्लम है हमारा, इससे हमारे कल का पिछले जो हो गया है वो बातें दूसरे के मुंह पे मारने की जरूरत नहीं है। बहुत सी चीज़ें जो अनुषा लोग करते हैं, ब्लेम गेम कि तब 1995 में आपने ये किया था। हाँ, तो ये चीज़ें ग्रजेस कैरी नहीं करने चाहिए। बातों को जितनी जल्दी अराइज करें सिचुएशंस, उनको उतनी जल्दी एड्रेस कर लेना चाहिए। वो जो कहते हैं ना ब्रशिंग थिंग्स अंडर द कारपेट, वो काम नहीं करता है। वो जब फिर फटती हैं वोल्केनो की तरह तो फिर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, एक दूसरे की सेल्फ इस्टीम की भी, एक दूसरे की। ठीक है जी। हाउ टू नॉट लूज़ योर सेल्फ इन अ रिलेशनशिप। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं
तो किस तरीके से आप अपने ख्वाबों को भी, अपनी ज़िंदगी को भी अलाइव रखें, अपना काम भी करते रहें। हम सबका अपना अपना मकसद होता है इस दुनिया में आने का, तो हमारा हक है कि हम उन चीज़ों पे भी काम करते रहें, साथ ही साथ एक रिलेशनशिप भी चलाते रहें। सो उस पर एक प्लेटफॉर्म एरिया पे थोड़ी सी टॉक होगी हमारी, जो हमारी गेस्ट ही करेंगी और हमें बताएंगी किस तरीके से यू कैन नॉट एंड शुड नॉट लूज योर सेल्फ इन अ रिलेशनशिप। ठीक है जी, ब्रेक के बाद। ये है महीना बरकतों और रिलेशनशिप्स का कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको मैं जनरलाइज करके कह सकूं कि इसी तरीके से रिलेशनशिप्स चलेंगी। एवरी रिलेशनशिप इज़ यूनिक एंड द चैलेंजेस आर डिफरेंट फॉर एवरी रिलेशनशिप। तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हाउ नॉट टू लूज़ योर सेल्फ इन द रिलेशनशिप के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने टाइम को ऑर्गेनाइज़ करें और मैनेज करें, क्योंकि ताकि आप वो सब चीज़ें परस्यू कर सकें जो आपके दिल के नज़दीक हैं, जो विच यू होल्ड डियर टू योर हार्ट, जिनमें के आ जाती है जैसे अगर आपको हेल्थ एंड फिटनेस का शौक़ है तो आपकी एक्सरसाइज का टाइम भी आपके पास होना चाहिए। इफ़ यू एंजॉय सोशल कनेक्शंस, मीटिंग अप विद योर ओल्ड फ्रेंड्स, आपको अगर उनसे मिलना जुलना रखना है उसका भी टाइम होना चाहिए। हर चीज़ का एक वक्त आपके पास होना चाहिए ताकि आप रिजेंटफुल ना होएं जब आपको कोई मंडेन काम घर में करने की ज़रूरत हो। हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक स्लॉट होता है। और आई थिंक सबसे ज़रूरी यही चीज़ें हैं कि बेशक हम एक सिंपल सी एक्टिविटी, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम चाय बैठे एक चाय का प्याला पी रहे हों, वी नीड टू एन्जॉय दैट मोमेंट, बीइंग इन दैट मोमेंट। उस वक़्त में जो भी हम कर रहे हैं उसको एन्जॉय करें। और आई थिंक जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक खुशी सी आती है, वन फील्स गुड अबाउट इट, कि हम जो हैं अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना पड़ा। क्योंकि अगर आपको एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिला, या अपनी फ्रेंड्स से मिलने का टाइम नहीं मिला, या कोई और जो काम आपने आज के दिन में सोचा था नहीं कर पाए, सो आई वुड इंसिस्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, ताकि आपकी ज़िंदगी केओटिक और स्ट्रेसफुल ना हो और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। चलें जी, ज़बरदस्त बात हो गई यहाँ पे। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अगर एक मोमेंट हो तो एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ दुआओं में याद रखा करें, ताकि जो खुदा ने एक जिम्मेदारी हम सबको सौंपी है, एक मैरिज की कमिटमेंट की, वो हम पूरी तरीके से निभा सकें। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज रियली नाइस इंडीड। आज के एपिसोड में भी हमने आपको कोशिश की कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाने की, अच्छी चीज़ें आपको सिखाते रहें यहाँ पे, पूरे रमज़ान कुछ ना कुछ सीखते रहें। आज थोड़ी सी रोशनी डाली कि अपने रिश्तों को किस तरीके से बरकरार रखना चाहिए, और ये चीज़ें ना सिर्फ शौहर और बीवी के बीच में काम आती हैं, बल्कि सारे रिलेशनशिप्स में, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, एन्जॉयमेंट, फ़न, लव वगैरह वगैरह। तो वेल, हमारी छोटी सी कोशिश एक बार फिर दो लोगों ने भी अगर सुन लिया हो तो आज हमारा काम यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू शाज़ीना फॉर बीइंग हियर। और इतवार के रोज़ भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे, इस रमज़ान से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कल मुलाकात करेंगे। हैव अ फैंटास्टिक डे। अल्लाह हाफिज़।